हेलो टीम, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेलकम बैक टू टूटलिस एकेडमी। यस, चलिए आज हम लोग जनरल इंग्लिश का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग नाउ हमारा जनरल इंग्लिश का सेशन, दिस इज द 7th सेशन ऑन जनरल इंग्लिश फॉर सेल ओसीटीटी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एंड आज का जो सेशन है वो रिवीजन सेशन है। एंड दिस इज द सेकेंड सेशन ऑन रिवीजन। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्लास स्टार्ट किया था। सो वी वर डिस्कसिंग एनालॉजिस के कुछ क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं। तो पेन और सेडेटिव से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो आपको बताना है यहाँ पर कि व्हिच इज द सिमिलर। हाँ, पेन और सेडेटिव में जो रिलेशन है वही रिलेशन इनमें से और किसमें है? कंफर्ट स्टिमुलेंट में, ग्रीफ कंसोलेशन में, ट्रांस नार्कोटिक में, या फिर एक और एक्सट्रैक्शन में। तो जब पेन हो, पेन को रिड्यूस करने के लिए हम सेडेटिव लेते हैं। तो क्या कंफर्ट को रिड्यूस करने के लिए हम स्टिमुलेंट लेते हैं? नो। क्या एक को रिड्यूस करने के लिए हम एक्सट्रैक्शन करते हैं? नो। क्या ट्रांस को रिड्यूस करने के लिए हम नार्कोटिक्स लेते हैं? नो। ट्रांस मतलब ट्रांस एक तरह का मेंटल स्टेट होता है। मेंटल स्टेट्स होता है जिसमें कि यू फील डिजी और आपको आसपास क्या हो रहा है वो पता नहीं चलता। तो क्या उसके लिए आप नार्कोटिक्स लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं? नो। बट क्या ग्रीफ को कम करने के लिए आप कंसोलेशन लेते हैं फ्रॉम योर फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर? यस। सो पॉइंट नंबर बी शुड बी आवर आंसर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको देखना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, वही रिलेशन इसमें है या नहीं। ठीक है, इसमें से किस पॉइंट का है। उसी तरह देखिए पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बात हो रही है सिम्फनी की और कंपोजर की। ओके, तो म्यूजिक का एक, जो लोग म्यूजिक कंपोज करते हैं तो उसका एक फॉर्म है सिम्फनी, है ना। सिम्फनी इज अ फॉर्म ऑफ म्यूजिक कंपोज बाय म्यूजिक कंपोजर। तो म्यूजिक का एक फॉर्म है लियोनार्डो, ऐसा है क्या? नहीं। एप्रिसिएशन का एक फॉर्म है आर्ट, ये भी नहीं है। पैलेट का एक फॉर्म है कलर, ऐसा नहीं है। बट पेंटिंग, जो लोग पेंटर होते हैं वो पेंटिंग का एक फॉर्म है फ्रेस्को। फ्रेस्को इज अ टाइप ऑफ पेंटिंग, है ना। तो वो कलर्स से कुछ हम लोग फ्रेस्को जो पेंटिंग होती है वो इन दैट, जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है और काइंड ऑफ उस मटेरियल पे बनाया जाता है। तो फ्रेस्को इज अ टाइप ऑफ पेंटिंग। तो सिम्फनी इज अ टाइप ऑफ म्यूजिक कंपोज बाय कंपोजर। फ्रेस्को इज अ टाइप ऑफ पेंटिंग बाय पेंटर्स। तो पॉइंट नंबर बी इज एक्चुअली मैचिंग। तो आंसर विल बी पॉइंट नंबर बी, राइट? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन शी सेड दैट हर ब्रदर वॉज गेटिंग मैरिड। तो आज का जो सेशन है उसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस है और टॉपिक वाइज हमने पहले के सेशन में सॉल्व किए हैं। तो हम लोग मिसलेनियस सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपका नरेशन का क्वेश्चन है, प्लीज चेंज। शी सेड दैट हर ब्रदर वॉज गेटिंग मैरिड। तो व्हाट शुड बी द आंसर? है ना। तो शी सेड है मतलब हर ब्रदर वॉज गेटिंग मैरिड। सो व्हाट शुड बी द आंसर? she said her brother is getting married। अगर हम पॉइंट नंबर ए कंसीडर करते हैं और इसको चलिए अगर हम चेंज करते हैं, अगर इसका हम चेंज करते हैं नरेशन, तो she said that her brother, इसका क्या हो जाता है, was हो जाता है। ये अगर पास्ट है, यहाँ पे she said पास्ट है तो हम इसे भी पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो she said her brother was getting married, तो बिल्कुल हमें एग्जैक्ट ये मिल जा रहा है ना। और टोल्ड नहीं होता, हमेशा सेड ही होता है ना। अगर डायरेक्ट नरेशन में हो तो ये हमेशा सेड लिखते हैं, इसलिए ये नहीं होगा। शी सेड माई ब्रदर इज गेटिंग, शी सेड माई ब्रदर इज गेटिंग मैरिड। हाँ, तो यहाँ पे हर एक्चुअली पॉइंट नंबर सी शुड बी आंसर। तो शी सेड माई ब्रदर इज गेटिंग मैरिड, तो एक्चुअली यहाँ पर क्या होगा, शी सेड हर ब्रदर, क्योंकि माई है तो माई का चेंज हो जाएगा हर ब्रदर। तो पॉइंट नंबर सी इज मोर एक्यूरेट। हर ब्रदर इज गेटिंग, her brother was getting, she said that her brother was getting married, right? तो you can see point number C is more accurate। अगर अगर हम इसका नरेशन चेंज करते तो she said that her brother, है ना, तो was getting married का क्या हो जाता है, had been getting married, है ना, कुछ ऐसा हो जाता। तो पॉइंट नंबर डी नहीं होगा, पॉइंट नंबर सी शुड बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का सी। डी नहीं होगा भाई चंद्रभूषण, डी नहीं होगा, क्योंकि इसका जो, देखिए इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो वॉज होता है, और वॉज और आईएनजी को हम कन्वर्ट करेंगे तो हैड बीन लगाते हैं, राइट? मैंने आपको पहले सेशन में बताया था। यहाँ पे सी सेड है तो दिस इज इन पास्ट। तो यहाँ पे जो भी सेंटेंस होगा प्रेजेंट में
उसको हम लोग पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल अगर हम इस सेंटेंस को पास्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वी आर गेटिंग दिस। सो सी सेड दैट, माई की जगह हर हो जाएगा, हर ब्रदर वाज गेटिंग मैरिड, तो पॉइंट नंबर सी शुड बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, शी टोल्ड हर फ्रेंड आई नो वेयर इज एवरीवन। प्लीज आंसर क्वेश्चन नंबर 4। शी सेड टू हर फ्रेंड आई नो वेयर इज एवरीवन। सो व्हाट शुड बी द इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए, तो उसने अपने फ्रेंड को बोला, सी सेड टू हर फ्रेंड दैट, या ये पास्ट है, अगर ये प्रेजेंट होता या फिर फ्यूचर होता, शी सेज या शी विल से, तो हम यहाँ पे जो टेंस है उसी टेंस को रहने देते, बट यहाँ पर पास्ट है तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे भी पास्ट में चेंज करेंगे। शी सेड टू हर फ्रेंड दैट क्वेश्चन नंबर 4, शी सेड टू हर फ्रेंड दैट, she said to her friend, yes she said her friend that, वो भी चलेगा, that she knew where was everyone, past में चेंज करेंगे, she knew where was everyone, that's it, simple है ना, पास्ट में चेंज करेंगे। तो she knew where was everyone कहाँ पर है, which she told her friend, तो पॉइंट नंबर बी शुड बी आवर आंसर। she told her friend that she knew where was everyone, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, she makes cakes every Sunday। यहाँ पे एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है ना, ये एक्टिव वॉइस है, हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे। तो पैसिव में चेंज करते हैं तो जिस यहाँ पर अभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, काम कौन कर रहा है, वो कर रही है। अब यहाँ पे कौन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भाई हो क्या रहा है, केक बन रहा है, केक कौन बना रहा है, उसके द्वारा केक बन रहा है। तो मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है शी, सेंटेंस स्टार्ट ही हो रहा है कि भाई केक कौन बना रहा है, वो बना रही है। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, पैसिव में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या बन रहा है भाई, केक बन रहा है, तो केक्स आर मेड बाय हर एवरी संडे, है ना, शी मेक्स केक, तो ये प्रेजेंट में, इसको भी प्रेजेंट में रखेंगे, बस यहाँ पे क्या होता है कि अब पैसिव में हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट को हम इंपॉर्टेंट बना देते हैं, राइट। वन सेकेंड, सम इशू विद द कर्सर। हाँ, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, प्लीज आंसर क्वेश्चन नंबर 5। केक्स, अब केक से स्टार्ट करेंगे तो केक्स क्या है, प्लूरल है, तो केक्स आर मेड बाय हर एवरी संडे, केक्स आर मेड बाय हर एवरी संडे, यस 5 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, शी स्पोक टू द ऑफिशियल ऑन ड्यूटी। Here also we have to change from active to passive। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑफिशियल जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये हमारा एक्टिव हो जाएगा, राइट, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हाउ वी विल चेंज कि द ऑफिशियल वाज स्पोकन बाय हर ऑन ड्यूटी, है ना, द ऑफिशियल ऑन ड्यूटी वाज स्पोकन टू बाय हर, द ऑफिशियल ऑन ड्यूटी was, क्योंकि ये पास्ट है ना, ये पास्ट है, सी स्पोक, उसने बात की थी, तो यहाँ पे भी लगाएंगे द ऑफिशियल ऑन ड्यूटी was spoken टू, सी स्पोक टू, तो जो पास्ट होता है उसमें पे हम सी प्लेड, तो was प्लेड, है ना, तो सी was spoken टू द ऑफिशियल ऑन ड्यूटी was spoken टू बाय हर, या जो प्रीवियस सब्जेक्ट होता है उसके आगे हम बाय लगा देते हैं, और शी का पैसिव फॉर्म हर हो जाता है, जैसे आई का पैसिव फॉर्म मी हो जाता है ना। अगर आई होता है तो हम क्या लिखते हैं, आई स्पोक टू द ऑफिशियल ऑन ड्यूटी, द ऑफिशियल ऑन ड्यूटी वाज स्पोकन टू बाय मी, पॉइंट नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, टू स्मेल अ रैट, इसका मीनिंग क्या होता है, टू स्मेल अ रैट, इसका मीनिंग क्या होता है। वो कहते हैं ना, लगता है कि कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है, उसी को इंग्लिश में कहते हैं कि टू स्मेल अ रैट, मतलब I am smelling a rat here. There may be some problem, है ना। To smell a rat, हाँ, some investigation is going on, CID में आप देखते हैं कि जरूर दाल में कुछ काला है, जरूर यहाँ पे कुछ सुराग हो सकता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, to smell a rat, okay। So what should be the answer? पॉइंट नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 का, कुछ आप सस्पेक्ट करते हैं, कुछ रियलाइज करते हैं कि कुछ तो गलत है, तो टू सस्पेक्ट फाउल डलिंग शुड बी द आंसर, पॉइंट नंबर सी, 7 का आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर सी, टू सस्पेक्ट फाउल डलिंग, यस। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8, टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड,
To hit the nail right on the head. जैसा आपको बताया जाए, जैसे आपको बोला जाए, आपने एग्जैक्टली वही किया, है ना? तो इसका मतलब कि जैसा हमने आपसे सोचा था, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, आपने बिल्कुल वैसा ही काम किया है, बिल्कुल एग्जैक्ट, है ना? बिल्कुल एग्जैक्ट काम किया है कि to do the right thing, to destroy one's reputation, to announce one's fixed views, to teach someone a lesson. मतलब कि आपने नेल को बिल्कुल सही जगह लगाया है. तो to the right thing, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, आपने बिल्कुल वैसा ही काम किया है. That will be question number 8 का आंसर. To destroy one's reputation नहीं भाई, to do the right thing. मतलब कि वो ये कहाँ से आया है कि मान लीजिए आप जो एरो हिट करते हैं ना, तो आपने एरो बिल्कुल सही जगह पर हिट किया. तो उसी तरह कि आपको मान लीजिए आप अपने घर पे कुछ इंटीरियर डेकोरेशन करवा रहे हैं, तो जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था वो इंटीरियर डेकोरेशन बिल्कुल वैसा ही किया है ना? तो जैसा आपको काम बताया जाए, आपने किसी को बोला कि आपको 10 तरह के फूड आइटम्स बनाने हैं, तो जैसा आपने टेस्ट कलर टेस्ट एक्सपेक्ट किया था 10 फूड आइटम्स का, बिल्कुल वैसे ही हर चीज राइट अमाउंट राइट क्वांटिटी में बनी है. तो आप क्या बोलोगे? टू हिट, यू हैव हिट द नेल राइट ऑन द हेड. That means to do the right things as expected. तो पॉइंट नंबर ए आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. इवन इफ इट रेन्स आई शैल कम, इट मीन्स व्हाट? इसका मीनिंग क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का? इवन इफ इट रेन्स आई शैल कम, दैट मीन्स व्हाट? If I come, it will not rain. If it rains, I shall not come. I will certainly come whether it rains or not. Whenever there is rain, I shall come. I am less likely to come if it rains. Question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा कि इवन इट रेन्स, मतलब अगर बारिश होती है, कि अगर बारिश भी होती है तब भी मैं आऊंगा. तो यहाँ पे हो जाएगा क्या कि आई विल सर्टेनली कम वेदर इट रेन्स और नॉट. बारिश नहीं भी होगी तो भी मैं आऊंगा, बारिश होगी तो भी मैं आऊंगा. तो पॉइंट नंबर सी विल बी द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. इवन इफ इट रेन्स आई शैल कम, है ना? कि इवन इफ आई एम इल आई विल प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, है ना? आई विल वर्क हार्ड टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, कि मैं बीमार पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, मुझे मेहनत करनी है एग्जाम के लिए, राइट? तो लाइक दैट. क्वेश्चन नंबर 10. अब से यहाँ से सेंटेंस कॉम्प्लीशन के कुछ क्वेश्चन है. आई फेल्ट समवट मोर रिलैक्स्ड but tense as compared to earlier, and tense as compared to earlier, as there were already no tension at all, and tension free as compared to earlier, because the worry had already captured my mind. आपको क्या लगता है इसमें मोस्ट सुटेबल सेंटेंस क्या होना चाहिए? I felt somewhat more relaxed, मुझे पहले से थोड़ा ज्यादा रिलैक्स्ड लगा. बट देखिए, अगर आप यहाँ पे बट लगाते हैं तो इस यहाँ पे जो मीनिंग जा रहा है उसका अपोजिट मीनिंग करना पड़ेगा, और अगर एंड लगाते हैं तो यहाँ पे जो मीनिंग है उसका सपोर्टिव मीनिंग ही करना पड़ेगा, है ना? तो आई फेल्ट समवट मोर रिलैक्स्ड एंड टेंस, तो यहाँ पे अपोजिट मीनिंग आ रहा है तो ये नहीं होगा, है ना? एंड के साथ आपको आई फेल्ट समवट मोर रिलैक्स्ड एंड केयर फ्री, अगर ऐसा रहता तो एंड जो होगा वो इसको सपोर्ट ही करेगा. तो यहाँ पे टेंस है इसलिए नहीं होगा. तो पॉइंट नंबर सी भी नहीं होगा, ठीक है? तो एंड यहाँ पे जो है पॉइंट नंबर डी, एंड टेंशन फ्री एज कम्पेयर टू अर्लियर, बट टेंस एज कम्पेयर टू अर्लियर. ओके, ए और डी का दोनों का सेम मीनिंग आ रहा है, एंड बिकॉज द वर्ड, ये भी नहीं होगा. तो ए या डी, ए या डी, है ना? ए या डी. तो आई फील समवट मोर रिलैक्स्ड, तो यहाँ पर अगर आप बट लगा रहे हैं तो अपोजिट में जा रहे हैं, तो रिलैक्स, तो आप अगर अपोजिट में जा रहे हैं तो देखिए आई फील समवट मोर रिलैक्स्ड एंड टेंशन फ्री, है ना? तो आपको इसको सपोर्ट करना है कि आपको रिलैक्स भी फील हो रहा है और आपको टेंशन फ्री भी फील हो रहा है एज कंपेयर टू अर्लियर. ओके, आपको रिलैक्स भी फील हो रहा है बट टेंस, मतलब आप दोनों चीजें एक साथ कैसे फील कर सकते हो, है ना? तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है और फिर मीनिंग पे ध्यान देना है, दो चीजों पे ध्यान देना है, ठीक है? तो अगर हम स्ट्रक्चर पे ध्यान दे रहे हैं, तो क्या क्या चीजें रूल आउट हो रही है? देखिए, अगर हम स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे तो हम एंड अगर लिखेंगे तो हम इसी चीज को सपोर्ट करेंगे, पर अगर बट लिखेंगे तो जो यहाँ पे चीज है उसको हम अपोज करेंगे, है ना? कि सी इज ब्यूटिफुल बट लेजी, राइट? तो ये है स्ट्रक्चर. तो अब हमें यहाँ पे दो चीज लगानी है, या तो बट या तो एंड. ये हमें स्ट्रक्चर समझ में आ गया, स्ट्रक्चर से हमें ये चीज समझ में आई. हम एंड लगाएंगे तो हम सपोर्ट करेंगे, बट लगाएंगे तो हम रिजेक्ट करेंगे, ठीक है? तो स्ट्रक्चर से क्या क्या रूल आउट हो जा रहा है? स्ट्रक्चर से क्या क्या रूल आउट हो जा रहा है?
उसके बाद हम लोग मीनिंग पे आएंगे। तो बिकॉज वाला कोई चीज नहीं है, बट टेंस तो ये हो सकता है, एंड टेंस एंड के साथ हमें सपोर्ट करना है तो ये नहीं होगा, एज देयर वाज ऑलरेडी नो टेंशन एट ऑल तो ये भी फिट नहीं हो रहा है ना। आई फेल्ट समवट मोर रिलैक्स, तो यहाँ पे समवट मोर रिलैक्स हमें मतलब हम यहाँ पे प्रीवियस सिचुएशन से कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे प्रीवियस सिचुएशन से कंपेयर कर रहे हैं, और पॉइंट नंबर सी में कोई कंपैरिजन नहीं है, इसीलिए हम इसे ये कर देंगे, मतलब हमें अर्लियर लगाना पड़ेगा कि पहले से ज्यादा, है ना, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लिखा हुआ है तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा ना कि पहले से ज्यादा रिलैक्स्ड है, मतलब अर्लियर लगाना पड़ेगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बच रहा है, या तो ए होगा या तो डी होगा, ये हमें स्ट्रक्चर से पता चल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, मीनिंग पे आएंगे कि मीनिंग कौन सा फिट बैठ रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चर में तो ये दोनों आ जा रहे हैं। तो आई फेल्ट समवट मोर रिलैक्स्ड बट टेंस एज कम्पेयर टू अर्लियर, या फिर आई फेल्ट समवट मोर रिलैक्स्ड एंड टेंशन फ्री एज कम्पेयर टू अर्लियर। तो पहले से ज्यादा आप रिलैक्स्ड और टेंशन फ्री फील करोगे ना, कि जब आप भी रिलैक्स फील करते हो, जब भी आप रिलैक्स फील करते हो तो आप टेंशन फ्री भी फील करते हो, है ना। लेकिन रिलैक्स के साथ साथ आप टेंशन ऐसा तो नहीं फील करते ना, रिलैक्स और टेंशन दोनों आप साथ में फील नहीं कर सकते। तो आई फेल्ट समवट मोर रिलैक्स, अगर आप मीनिंग पे जा रहे हो, स्ट्रक्चर के बाद, तो फिर पॉइंट नंबर ए रूल आउट हो जाता है और हमारे पास बचता है पॉइंट नंबर डी, जो कि बहुत ही अच्छे से स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट कर रहा है और मीनिंग को भी सपोर्ट कर रहा है। तो पॉइंट नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सोचना है, जूम, तो इस तरीके से आपको सोचना है कि कौन सा जो सेंटेंस है सबसे पहले स्ट्रक्चर वाइज फिट हो रहा है और उसके बाद फिर मीनिंग वाइज फिट हो रहा है। जिस तरह से आगे के कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, देखिए, इट इज नॉट इजी टू रिमेन ट्रांक्विल व्हेन दोज अराउंड यू, ट्रांक्विल मतलब पीसफुल, है ना, कि पीसफुल रहना आसान नहीं है जब आपके आसपास जो लोग हैं वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं वो देखना है। तो बिहेव इन अ सोशली एक्सेप्टेबल मैनर, एग्जिबिट प्लीजेंट मैनरिज्म, आर लूजिंग देयर हेड्स, एग्री टू व्हाटएवर यू से, एग्जिबिट जनरस एंड मैग्नेनिमस गेस्चर्स। मैग्नेनिमस मतलब क्या होता है, दया भाव, दूसरों के प्रति केयर करना, दया भाव और केयरिंग, और उदार भी आप कह सकते हैं, ये होता है मैग्नेनिमस। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे वोकेबुलरी भी रिवाइज हो रहा है। मैग्नेनिमस, दयाभाव, केयरिंग, उदार पर्सन, और ट्रांक्विल मतलब पीसफुल पर्सन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए स्ट्रक्चर और मीनिंग को ध्यान देते हुए। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बात बताने की, इट इज नॉट इजी टू रिमेन पीसफुल, स्ट्रक्चर पहले देखेंगे और मीनिंग देखेंगे। When those around you, वो जो है ना, बाकी जो लोग हैं कुछ कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे आप पीसफुल नहीं है, जो आपके आसपास जो लोग हैं वो कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो आपके पीसफुल नहीं है, ऐसा समझ में आ रहा है। अब मीनिंग में देखेंगे कि आसपास जो लोग हैं अगर वो सोशली एक्सेप्टेड मैनर में है तो इनफैक्ट आप पीस फील करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे इट इज नॉट ईजी टू रिमेन पीसफुल है, तो ये तो नहीं होगा। एग्जिबिट प्लीजेंट मैनरिज्म, अगर आपको प्लीजेंट मैनरिज्म दिखता है तो आप इनफैक्ट पीसफुल होंगे, आप हैप्पी होंगे। अगर अगर आप जो कहते हैं लोग आप मान जाते हैं तो भी आप हैप्पी होंगे, पीसफुल होंगे। अगर लोग जनरस है, मैग्नेनिमस है, तो भी आप हैप्पी होंगे। बट इफ पीपल आर लूजिंग देयर हेड्स, ना, इफ पीपल आर लूजिंग देयर हेड्स मतलब लोग आपस में ऐसा बात कर रहे हैं कि वो खुद कंफ्यूज हो जा रहे हैं और कोई मीनिंगलेस बातें कर रहे हैं। अगर मीनिंगलेस बातें कर रहे हैं लोग आपस में तो फिर आप पीसफुल नहीं रहते, राइट। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लूजिंग देयर हेड्स विल बी दी आंसर, है ना, लूजिंग देयर हेड्स विल बी दी आंसर, है ना। समझ आया। अगर आपके आसपास के लोग बार बार थोड़ा, अब लूजिंग देयर हेड्स मतलब अपसेट होना भी होता है, कि आपके आसपास के लोग बार बार कंफ्यूज होकर के कुछ भी बात करके अपसेट हो जा रहे हैं बार बार, तो आपको भी पीसफुल रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पॉइंट नंबर सी शुड बी आवर आंसर। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इट इज एन अपहिल टास्क बट यू विल हैव टू डू इट। अपहिल मतलब क्या होता है, अपहिल टास्क का मतलब होता है मुश्किल टास्क, डिफिकल्ट टास्क। ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, but you will have to do it. It means the work is above the hill and you will have to do it. नहीं भाई, it is very easy task, ये भी नहीं होगा। It is very difficult task but you have to do it, ये लग रहा है। The work is not reserved for you but you will have to do it, ये नहीं होगा। It is almost impossible for others but you can do it, ये भी नहीं होगा। अपहिल टास्क का मतलब सिंपल यही होता है कि जो काम है बहुत मुश्किल है, तो बहुत मुश्किल सा काम है पर तुम्हें करना पड़ेगा, तो इसका मीनिंग यही हो रहा है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क बट यू विल हैव टू डू इट। पॉइंट नंबर सी करेक्ट।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ से सेंटेंस करेक्शन का क्वेश्चन आ रहा है, तो जो भी वर्ड इटैलिक में है आपको उसे करेक्ट करना है। द स्मॉल चाइल्ड डज वॉट एवर हिज फादर वॉज डन। क्वेश्चन नंबर 13, क्या लगता है? छोटा बच्चा वही करता है जो उसके पापा करते हैं, है ना? आपके घर पे ऐसी बातें सुनी होगी आपने कि बच्चा वही करेगा जो आप करोगे, तो वही छोटा बच्चा वही करता है जो उसके फादर कर रहे हैं या फादर करते हैं। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13? क्वेश्चन नंबर 13, तो जो द स्मॉल चाइल्ड डज वॉट एवर हिज फादर डज, whatever his father does the small child does, है ना? यहाँ पे सेम है ना? whatever you eat I will eat, wherever you go I will go, whatever you do I will do, तो whatever child does I will do, the father does, right? तो whatever के साथ यहाँ पे सेम लग रहा है ना? whatever I eat, जो भी आप खाओगे मैं भी वही खाऊंगा, जहां भी आप जाओगे मैं भी वही जाऊंगा, तो वहां पे जाओगे जाऊंगा एक ही चीज है, जो भी आप खाओगे खाऊंगा एक ही है ना? तो द स्मॉल चाइल्ड डज वट एवर इज फादर डज, जो भी उसके पापा करते हैं बच्चा भी वही करता है। क्वेश्चन नंबर 14, द मैन टू हु आई सोल्ड माई हाउस वॉज अ चीट। अब किसी पर्सन को हम अगर किसी पर्सन पे हम इशारा करते हैं तो दैट बिकम्स हुम। वो इंसान जिसे हमने घर बेचा था वो चीट निकला। द मैन टू हुम, टू हुम, टू हुम होगा सबसे पहले, टू हुम आई सोल्ड माई हाउस वॉज अ चीट। टू हुम आई सेल नहीं होगा क्योंकि आप घर बेच चुके हैं। आई सोल्ड, तो टू हुम आई सोल्ड होगा, टू हुम आई सेल नहीं होगा। पॉइंट नंबर डी, टू हुम आई सोल्ड माई हाउस वॉज अ चीट। क्वेश्चन नंबर 14 का डी करेक्ट है ना? किसी पर्सन पे हम इशारा करके बता रहे हैं कि वो इंसान जो, तो वहां पे हो जाएगा होम, है ना? द मैन टू होम आई सोल्ड माई हाउस वॉज अ चीट। नेक्स्ट, they were all shocked at his failure in the competition. They were all shocked at his failure in the competition. They were all shocked, कुछ वो सारे लोग शॉक्ड थे, क्यों? एट हिज फेलियर, क्योंकि एट, तो मुझे बिल्कुल यहाँ पे आपको क्या लगता है क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? 15 का आंसर इनफैक्ट होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, क्योंकि आई एम वेरी हैप्पी एट योर सक्सेस। तो सक्सेस या फेलियर में हम इस तरीके से एट ही यूज करते हैं ना। आई एम वेरी हैप्पी एट योर सक्सेस, या आई एम वेरी सैड एट योर सक्सेस, या आई एम वेरी हैप्पी, या आई एम वेरी शॉक्ड एट योर फेलियर, आई एम वेरी शॉक्ड एट योर सक्सेस। तो फेलियर हो या सक्सेस हो, तो ऐसे में हम एट ही यूज करते हैं कि तुम्हारे सक्सेस पे मुझे बहुत खुशी है या तुम्हारे फेलियर पर मुझे बहुत दुख है ना? तो यहाँ पे इन इनटू ये सब कुछ नहीं लगाएंगे, और ये सभी लोग शॉक्ड थे उसके फेलियर पे, तो बिल्कुल सही है, इसे ऐसा ही बोलेंगे हम। देवर ऑल शॉक्ड एट हिज फेलियर, देवर शॉक्ड एट ऑल की कोई बात नहीं है। दे हैड ऑल शॉक्ड एट, दे हैड ऑल शॉक्ड, दे हैड ऑल शॉक्ड नहीं होगा भाई, देवर ऑल शॉक्ड, सब शॉक थे, तो सिंपल हो जाएगा सब शॉक हो चुके थे, ऐसा तो बात नहीं है ना? उसकी फेलियर पे सब शॉक्ड हो चुके थे, ऐसा नहीं बोलेंगे हम, बोलेंगे सारे लोग शॉक्ड थे, सारे लोग शॉक्ड थे, आश्चर्यचकित थे, तो उसके लिए सिंपल दे वर शॉक्ड सही है। हैड की कोई बात आ ही नहीं रही है, हैड और हैड बीन की, सो हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर ई, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, आई सॉ अ डैश ऑफ काउज इन द फील्ड। तो काउज के लिए आप क्या यूज करते हो? ग्रुप, हर्ड, स्वार्म, फ्लॉक। स्वार्म ऑफ फ्लाइज होता है ना? स्वार्म ऑफ फ्लाइज होता है। फ्लॉक ऑफ क्या होता है? फ्लॉक ऑफ क्या होता है? फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होता है, फ्लॉक ऑफ शिप भी होता है, फ्लॉक ऑफ शिप भी होता है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स भी होता है। हर्ड ऑफ क्या होता है? कैटल या गाय, जो लोग साथ में रहते हैं, जो लोग साथ में रहते हैं। तो आई सॉ हर्ड ऑफ काउज कह सकते हैं, है ना? हर्ड ऑफ काउज, जो लोग साथ में, कुछ जो एनिमल्स जो साथ में घूमते हैं ना, तो काउज या फिर गोट्स या फिर शिप, आप उसको भी हर्ड कह सकते हैं। तो आई सॉ हर्ड ऑफ काउज इन द फील्ड, हर्ड ऑफ कैटल्स को भी के लिए भी हर्ड यूज करते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सक्सेस इन द एग्जामिनेशन डिपेंड्स at hard work, depends over hard work, depends on hard work, depends for hard work. Success in examination depends on hard work, है ना? Success on examination depends on how well you have studied. तो success depends on, है ना? Depends के साथ ये I depend on him for study. I depend on Tutelage Academy
फॉर स्टडी, है ना। तो यहाँ पे डिपेंड के बाद हम ऑन लगाते हैं, डिपेंड के बाद ऑन लगाते हैं, किस पर डिपेंड कर रहा है। आई डिपेंड ऑन माई मदर फॉर फूड, है ना। आई डिपेंड ऑन माई ब्रदर फॉर प्लेइंग बैडमिंटन, है ना। तो डिपेंड के बाद हम ऑन लगाते हैं। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 18, टू अर इज डैश टू फॉरगिव डिवाइन। यहाँ पे कोमा है, टू अर इज डैश टू फॉरगिव डिवाइन, इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, टू एर, एर बना है किससे? एरर से, एरर से बना है। तो गलती करना किसका नेचर है? गलती करना नेचर है किसका? बीस्ट का, ह्यूमन का, इनह्यूमन का, या नेचुरल का? एंड टू फॉरगिव डिवाइन, और क्षमा करना, क्षमा करना एक डिवाइन मतलब दैवी, कि एक दैवी शक्ति है कि आप क्षमा करते हो। और गलती करना किसका काम है? गलती करना ह्यूमन का काम है ना। टू एयर इज ह्यूमन, कितनी भी अच्छे से आप काम कर लीजिए, कुछ ना कुछ गलती हो जाती है ना। तो आप किसी को समझाते हुए बोलोगे कि टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, मतलब ठीक है, इंसानों से गलती बाय चांस कभी कभी कुछ मिस्टेक हो जाता है, नो बडी इज परफेक्ट। टू एयर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव डिवाइन, मतलब कि बहुत बड़ी या बड़प्पन की बात होती है, ये एक दैवीय क्षमता है कि आप क्षमा कर देते हो, राइट। टू फॉरगिव इज डिवाइन। टू पॉइंट नंबर डी विल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18. Yes. Question number 19. The telephone dashed several times before I answered it. सोच करके बताइए. Question number 19. Before I answered it. जब मैंने आंसर किया उसके पहले क्या हुआ? उसके पहले टेलीफोन बज रहा था, बज चुका था, बज चुका है, या बजेगा? Question number 19. The telephone, before I answered it, बिफोर आई, मान लीजिए बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन यू हैड ऑलरेडी आस्क्ड द डाउट, है ना। तो बिफोर आई कुड स्टॉप हर, बिफोर आई स्टॉप्ड हर, शी हैड ऑलरेडी गॉन, होता है ना। तो है ना, बिफोर मान लीजिए इस तरीके से होता है ना, बिफोर आई स्टॉप्ड हर, बिफोर आई स्टॉप्ड हर, इसी तरह सोच के देखिए, बिफोर आई आंसर इट उसी तरह है कि बिफोर आई स्टॉप्ड हर शी हैड गॉन, शी हैड गॉन ऑलरेडी। इसके पहले मैं फोन उठ, जैसे ही मैं बिफोर आई स्टॉप्ड हर, शी हैड ऑलरेडी गॉन बिफोर आई स्टॉप्ड हर, उसके जाने से जैसे ही मैं उसे रोकता वो चली जा चुकी थी। तो टेलीफोन बहुत रिंग हो चुका था बिफोर आई आंसर इट, द टेलीफोन हैड रंग सेवरल टाइम्स, टेलीफोन बज चुका था, टेलीफोन रिंग कर चुका था बहुत बार जब मैंने आंसर किया, है ना। तो बिफोर के बाद अगर ऐसा है बिफोर आई डिड या बिफोर आई स्टॉप्ड या बिफोर आई आंसर्ड, तो उसके पहले क्या हो जाएगा? हैड प्लस भी3, है ना। कि जैसे इसके पहले कि मैं ये काम करता वो काम हो चुका था, वो जो काम हो चुका था, टेलीफोन बहुत बार बज चुका था, इससे पहले कि मैं टेलीफोन को रिंग करता टेलीफोन बहुत बार बज चुका था, है ना। टेलीफोन इससे पहले कि मैं आंसर करता टेलीफोन बज चुका था, इससे पहले कि मैं उसे रोकता वो जा चुकी थी, है ना। इससे पहले कि मैं उसे रोकता वो जा चुकी थी, तो इससे पहले मैं टेलीफोन आंसर करता टेलीफोन बज चुका था, इसीलिए हैड रंग होगा। बिफोर का यूज समझ में आ रहा है? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ओके, तो 19 का आंसर सी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. यू कैन नॉट डिवाइस अ मेथड विच डैश ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। आप कोई ऐसा मेथड नहीं डिवाइस कर सकते, नहीं बना सकते जो कि सारी गलती होने की संभावना को हटा देता है ना। इंक्लूड करता है, अवॉइड करता है, इग्नोर करता है, एक्सक्लूड करता है। पॉइंट नंबर 20. तो आप कोई ऐसा मशीन नहीं बना सकते जो कोई भी गलती होने की संभावना को हटा देता है, इग्नोर करना भी नहीं होता, एक्सक्लूड कर देता है ना। कि कोई भी गलती विच एक्सक्लूड्स ऑल पॉसिबिलिटी, हर मेथड में कुछ ना कुछ गलती हो सकती है। आप कोई ऐसा मेथड नहीं बता सकते जिसमें कि सारी गलती होने की संभावना को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। एक्सक्लूड कर देना मतलब आपको किसी ग्रुप से एक्सक्लूड कर दिया गया, मतलब निकाल दिया गया, है ना। तो पॉइंट नंबर ए शुड बी आवर आंसर, करेक्ट, यस। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये मैंने हेडिंग नहीं दिया एक्चुअली, यहाँ पर आप जो भी वर्ड है ना उसका एंटोनिम्स आपको बताना है। क्या बताना है? एंटोनिम्स, एंटोनिम्स ऑफ हाईलाइटेड वर्ड। Crestfallen, he returned as he had never faced such humiliation in the whole of his life.
क्रेस्टफॉलन मतलब बहुत ज्यादा दुखी, बहुत ज्यादा दुखी, है ना। क्रेस्ट से गिरा हुआ मतलब टॉप से गिरा हुआ। तो कोई इंसान बहुत अच्छी जगह से फिर वो नीचे आ जा रहा है तो मतलब वो काफी दुखी है वो। तो क्रेस्ट फॉलन ही रिटर्न एज ही हैड नेवर फेस्ड सच ह्यूमिलेशन इन द होल ऑफ हिज लाइफ। उसने कभी भी अपनी लाइफ में ऐसा ह्यूमिलेशन फेस नहीं किया, इसलिए वो बिल्कुल निराश होकर, दुखी होकर वो आ रहा है। तो निराश और दुखी का उल्टा क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इंडिग्नेंट, ट्रियम्फेंट, वेनग्लोरियस। देखिए वेन ग्लोरियस मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वेन ग्लोरियस, तो वेन में मतलब क्या होता है, प्राउड। तो बहुत ज्यादा प्राउड, आप अगर बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हो तो वो है वेन ग्लोरियस। तो प्राउड या फिर ट्रियम्फेंट मतलब क्या होता है, ट्रियम्फेंट मतलब होता है विजयी। ट्रियम्फेंट का मतलब होता है विजयी, आप बिल्कुल जीत करके आ रहे हो। और इंडिग्नेंट का मतलब क्या होता है, इंडिग्नेंट का मतलब क्या होता है, इंडिग्नेंट का मतलब होता है गुस्सा, क्रोधित, क्रोधित, है ना, क्रोधित। और डिस्टर्ब का मीनिंग तो आपको पता ही है। तो क्रेस्ट फॉलन मतलब आप कहीं बहुत अच्छी जगह से थे। क्रेस्ट फॉलन मतलब एक्चुअली कि आपकी जो आपकी उम्मीदें बहुत हाई थी, लेकिन आपको जो मिला वो बहुत लो एक्सपेक्टेशन का मिला, जिससे आप दुखी या निराश हो गए। वेन ग्लोरियस मतलब बहुत ज्यादा प्राउड है आप, डिग्नेंट मतलब बहुत ज्यादा क्रोधित है, ट्रियम्फेंट मतलब विजयी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का क्या आपको लगता है आंसर? पॉइंट नंबर सी, बिल्कुल सही। कि आपने सोचा कि ट्रियम्फेंट मतलब कि आप बिल्कुल क्रेस्ट फॉलन एक तरीके से आपकी हार की बात होती है, रही है यहाँ पे, है ना। इमोशनल फेलियर की बात हो रही है कि उसने बहुत ज्यादा ह्यूमिलेशन को फेस किया, एक इमोशनल फेलियर की बात हो रही है। यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा विजयी, कि आप बिल्कुल जीत कर आ रहे हो, मतलब इमोशनली आप बहुत ज्यादा टॉप लेवल पे खुश होकर के आ रहे हो। तो दैट इज व्हाट इज पॉइंट नंबर सी, ट्रियम्फेंट। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। द इंसिस्टेंट नॉइज ऑफ बोरिंग मशीन मेड इट डिफिकल्ट फॉर अस टू गो टू स्लीप एट नाइट। जब बोरिंग मशीन काफी ज्यादा आवाज करती है तो बोरिंग मशीन का इंसेसेंट नॉइज था जिससे कि रात को नींद नहीं आई। तो इंसेसेंट का अपोजिट क्या होगा? इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इंटरमिटेंट, हार्श, सॉफ्ट, कांस्टेंट। इंस्टेंट का एंटोनिम्स बताना है, एंटोनिम्स। इंसेसेंट का एंटोनिम क्या होगा? इंसेसेंट मतलब क्या होता है? लगातार, जो रुकता नहीं है। इनसिसेंट मतलब जिस कॉन्टिन्यूअस आवाज हो रही, टक 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 टक, कॉन्टिन्यूअस आवाज होती रहती है, उसे हम इंसेसेंट कहते हैं। तो उसका अपोजिट क्या है? हार्श, सॉफ्ट, कांस्टेंट या फिर इंटरमिटेंट। द आंसर विल बी इंटरमिटेंट। तो कोई चीज अगर कॉन्टिन्यूअस है तो उसका अपोजिट क्या होगा कि वो चीज रुक रुक के हो रही है। तो इंटरमिटेंट में क्या होता है, चीजें रुक रुक कर होती है, थोड़ी देर देर के बाद होती है, कॉन्टिन्यूअस नहीं होती। तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर ए, इंटरमिटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। सतीश पॉइंट ऑफ व्यू वाज करेक्ट बट हिज बिहेवियर विद हिज फादर वाज क्वाइट इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट मतलब क्या होगा? इम्पर्टिनेंट का मतलब थोड़ा होता है कि र्यूड, मतलब कोई आपसे बड़ा है तो आप उसे रिस्पेक्ट नहीं शो कर रहे, उसे हम इम्पर्टिनेंट कहेंगे। कोई आपसे बड़ा है, उसे आप इम्पोर्टेंट नहीं फील करवा रहे हो, उसे आप रिस्पेक्ट नहीं फील करा रहे हो, जो कोई आपसे बड़ा है तो हम उसे इम्पर्टिनेंट बोलेंगे। तो सतीश का पॉइंट ऑफ व्यू तो बिल्कुल सही था, लेकिन जो उसका बिहेवियर था अपनी फादर के साथ वो इम्पर्टिनेंट था। तो हम इसे क्या बोलेंगे? हेल्दी, रिस्पेक्टफुल, इनएडिक्वेट, स्मूथ। पॉइंट नंबर बी, रिस्पेक्टफुल, है ना, रिस्पेक्टफुल नहीं था। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। सेम, दिस न्यूज इज नोन फॉर इट्स कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ न्यूज। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ न्यूज का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव का ऑपोजिट बताना है। कॉम्प्रिहेंसिव का ऑपोजिट बनाना है कैजुअल, इनएडिक्वेट, इनडिफरेंट, सुपरफिशियल। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग क्या होगा? कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब आप कह सकते हो हिंदी में बिल्कुल जो विस्तार पूर्वक कोई चीज बताई जाती है। विस्तार पूर्वक, जैसे कि विस्तृत, विस्तृत,
एलाबोरेट एक्सप्लेनेशन, सारे जितने भी आप किसी का आप बताओगे कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल ऑफ शिमला, तो शिमला के हर जगह के बारे में बहुत सुंदर से व्याख्या की हुई हो, बिल्कुल विस्तृत तरीके से, व्यापक तरीके से, सारे पक्ष को सारे एस्पेक्ट को कंसिडर करके, तो वो होता है कॉम्प्रिहेंसिव। कंप्लीट डिटेल्स है ना, तो जिसमें कि सारे फेसेट्स के बारे में बताया हुआ हो, तो हम इसे कहेंगे, इसका ऑपोजिट हो जाएगा सुपरफिशियल। सुपरफिशियल जो कि आधी अधूरी बातें बताता है और इनकरेक्ट बताता है, दैट इज सुपरफिशियल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सुपरफिशियल। सुपरफिशियल में कोई भी चीज आपको पूरी गहराई से कंप्लीट तरीके से नहीं बताई जाती, बस थोड़ी थोड़ी ऊपर सी चीजें बताई जाती, ऑन द सरफेस ओनली, नॉट डीप। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। करेक्ट स्पेलिंग इज, ट्रिकेरिश का करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा? ट्रीचरस का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? ट्रेचरस बोला जाता है इसे, ट्रेचरस, तो ट्रेचरस, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग, TREA, चरस GEROUS, ट्रेचरस। ठीक है, तो ट्रेचरस का मतलब क्या होता है? कुछ चीज जो खतरनाक है ना, तो उससे हम ट्रेचरस कहते हैं। कुछ विश्वासघाती चीजें जो आपको हानि पहुंचा सकता है, कुछ खतरनाक चीज है, तो वो ट्रेचरस कहते हैं। जिसे देखने में सेफ लग रहा है लेकिन है वो विश्वासघाती और खतरनाक, तो हम उसे ट्रेचरस कहते हैं। ठीक है, जो आपको चीट कर सकता है पर दिखने में ठीक लग रहा है। ओके, यस। डिसलॉयल, फेथ नॉट फेथफुल, ये सब इसके एंड इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। ट्रेचरस के सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? डिसलॉयल और फेथलेस, ये सब इसके सिनोनिम होंगे। चलिए, तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको आज का सेशन इंसाइटफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा, और कोई भी डाउट हो तो आप हमेशा हमें ट्यूटलेस एकेडमी के चैट एप्लीकेशन पे कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। यस, थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम। यस, थैंक यू ऑल।